राजस्थान पुलिस ने ऑपरेशन समरसता नाम से एक मुहिम शुरुआत की, जिसके तहत पूरी सुरक्षा में घोड़ी पर दलित दूल्हे की बारात निकाली जाएगी, जिसकी एक तस्वीर बूंदी जिले से सामने आई। वहां पुलिस की सुरक्षा में एक दलित दूल्हे की बारात निकाली गई, जिसमें जिले के कलेक्टर और एसपी भी मौजूद रहे। बताया गया कि दबंगों के खौफ की वजह से आजादी के बाद से अब तक वहां कभी किसी दलित दूल्हे की घोड़ी पर बारात नहीं निकली थी। ऐसे में पुलिस ने यह पहल की, जिससे दूल्हा और उसके परिवार वाले काफी खुश दिखाई दिए। पुलिस का यह अभियान जिले के 30 गांवों में चलेगा। ड्रग्स केस में अकाली दल के नेता बिक्रम मजीठिया को झटका लगा। अकाली दल के नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में बड़ा झटका लगा। अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। मजीठिया पर ड्रग्स केस में 20 दिसंबर को मोहाली में एक मामला दर्ज किया गया था। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर एक यात्री के पास से 8 सोने के सिक्के बरामद किए गए। ये यात्री दुबई से आया था और उसने ये सिक्के चप्पल में छिपाए हुए थे। उत्तर प्रदेश में कोरोना टीके लगाने का आंकड़ा 25 करोड़ के पार पहुंच गया, जिसमें करीब 8.5 लाख प्रिकॉशन डोज भी शामिल है। 25 करोड़ का यह आंकड़ा पार करने पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी खुशी जताई। भारतीय महिला टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को साल 2021 के लिए आईसीसी की वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। उत्तराखंड की नैनीताल विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी के बागी संजीव आर्य कांग्रेस के टिकट पर सरिता आर्या के खिलाफ मैदान में है। सरिता आर्या कुछ दिनों पहले ही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुई थी, जिन्हें बीजेपी ने नैनीताल सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है और वो इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार में जुटी हैं। भाजपा की जितनी भी नीतियां हैं उन्हें घर घर तक हम लोग पहुंचाएंगे। जबकि बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुए संजीव आर्या भी इन दिनों घर घर जाकर लोगों से वोट की गुहार लगा रहे हैं। इस दौरान वो अपनी पुरानी पार्टी पर निशाना साधने से भी नहीं चूक रहे। 5 सालों में हमने देखा है कि युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया है। महंगाई आज उत्तराखंड में नहीं पूरे देश में चरम सीमा पर है। खास बात यह कि दोनों नेताओं ने 2017 के चुनाव में भी एक दूसरे को टक्कर दी थी, लेकिन तब वो दोनों अलग अलग पार्टियों में थे। यानी संजीव आर्या बीजेपी में तो सरिता आर्या कांग्रेस में थी। हालांकि पिछले चुनाव में जीत संजीव आर्या के हाथ लगी थी। सौभाग्य की बात है कि संजीव आर्य पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के बेटे हैं, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस का दामन थामा था। यशपाल आर्य को कांग्रेस ने बाजपुर से टिकट दिया है। इंटरनेशनल हैकर के निशाने पर क्रिप्टो करेंसी वॉलेट है। इस बात का पर्दाफाश दिल्ली पुलिस ने किया और बताया कि पश्चिमी बिहार इलाके में रहने वाले एक कारोबारी के क्रिप्टो करेंसी अकाउंट से पैसा धोखे से आतंकी संगठन हमास के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ट्रांसफर किया गया। असल में 2019 में हुई इस धोखाधड़ी के लिए कारोबारी ने द्वारका कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसके बाद अदालत ने के आदेश पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और फिर साइबर क्राइम की तहकीकात करने वाली आईएफएसओ यूनिट यानी इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस को इसकी जांच सौंपी गई, जिसकी तफ्तीश में पता चला कि जो पैसा हमास के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में ट्रांसफर किया गया उसे अल कासिम ब्रिगेड चला रही थी और यह अल कासिम ब्रिगेड आतंकी संगठन हमास की मिलिट्री विंग है, जिसके जरिए ही धोखाधड़ी से जुटाई गई रकम हमास तक पहुंचाई जा रही थी। कुछ बिटकॉइन वॉलेट्स हैं जो कि हमास के टेरर फाइनेंसिंग के लिए यूज किए जा रहे हैं और जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो वही बिटकॉइन एड्रेस सामने आने। सौभाग्य की बात यह कि हमास के जिस क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में कारोबारी का पैसा भेजा गया वो मोहम्मद नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला नाम के शख्स पर था और इसे इजराइल की एजेंसी ने टेरर फंडिंग के आरोप में सीज किया था और अब दिल्ली पुलिस इस मामले से जुड़े 2 आरोपियों की तलाश में इंटरपोल की मदद लेने की तैयारी में है। हिंदुत्व के मुद्दे पर बीजेपी और शिवसेना आमने सामने आ गए। एक दिन पहले बाला साहब ठाकरे की जयंती के मौके पर उद्धव ठाकरे ने पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से बात की थी और बाला साहब ठाकरे को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। ये कार्यक्रम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुआ, जिसमें संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर निशाना साधा। हिंदुत्वापासून कदापि दूर जाऊ शकत नाही, शकणार नाही। हिंदुत्व आम्ही कधी सोडू शकत नाही, सोडणार नाही। जिसके जवाब में बीजेपी ने उद्धव ठाकरे के सामने यूपी की मिसाल रखी और नसीहत दी कि हिंदुत्व के मुद्दे पर बोलकर नहीं काम करके दिखाएं। हिंदुत्व भाषणापुरतं मर्यादित नसतं, मोदीजींनी ते करून दाखवलं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद 2019 में शिवसेना और बीजेपी गठबंधन टूट गया था, जिसके बाद से दोनों पार्टियां एक दूसरे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सौभाग्य की बात है कि शिवसेना और बीजेपी का 25 साल पुराना साथ छूटने के बाद दोनों पार्टियों की तलखी कई बार सामने आ चुकी है और हिंदुत्व का मुद्दा तो एक ऐसा मुद्दा है जिस पर दोनों एक दूसरे से आगे निकलना चाहती है और इसीलिए कई बार इस मुद्दे पर उनके बीच जंग छिड़ चुकी है।
पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर रेलवे परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर सैकड़ों छात्रों ने हंगामा किया, जिसकी वजह से राजधानी एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनों पर असर पड़ा। बड़ी संख्या में वहां जुटे छात्रों ने नारेबाजी की और हाथों में बैनर लेकर पटरियों के बीच खड़े हो गए। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में पुलिस के जवान भी मौजूद दिखे, जो लगातार प्रदर्शन कर रहे छात्रों को समझाने की कोशिश करते रहे, लेकिन छात्र नहीं माने और उन्होंने एक ट्रेन को भी रोक दिया। हंगामा कर रहे छात्रों को समझाने के लिए पुलिस के बड़े अधिकारी भी वहां पहुंचे, लेकिन प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर कोई असर नहीं पड़ा और वो रेलवे की पटरियों के बीच ही जमे रहे। ये छात्र रेलवे की ग्रुप डी की भर्ती के लिए आए नतीजे पर सवाल उठा रहे हैं। उत्तर भारत में ठंड और बढ़ सकती है। उत्तर और मध्य भारत में मौसम विभाग ने तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरने का अनुमान जताया। इसकी वजह से दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र में ठंड और बढ़ सकती है। उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देहरादून में एक साथ डांस किया। दोनों नेता वहां पार्टी का चुनाव अभियान 4 धाम 4 काम शुरू करने के लिए जुटे थे। दिल्ली में बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार और पूर्व डीजीपी मोहम्मद मुस्तफा की शिकायत की गई। बीजेपी का आरोप है कि मोहम्मद मुस्तफा ने एक समुदाय पर चुनाव प्रचार के दौरान विवादास्पद बयान दिया था। WHO ने ओमिक्रॉन पर फिर चेतावनी जारी की और बताया कि लोग इस गलतफहमी में न रहें कि ओमिक्रॉन ही कोरोना का आखिरी वेरिएंट होगा। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से बीजेपी की बागी उम्मीदवार रंजीता धामा ने आत्मदाह की धमकी दे दी। उनका आरोप है कि लोनी सीट से मौजूदा विधायक और बीजेपी उम्मीदवार नंदकिशोर गुर्जर उनके खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जिसका चुनाव प्रचार में जुटी निर्दलीय उम्मीदवार रंजीता धामा ने विरोध किया। यही नहीं, उन्होंने अपना नामांकन रद्द होने की सूरत में आत्मदाह की धमकी तक दे डाली। जानकारी मिली थी कि लोनी विधायक अब भी तुम्हारा पर्चा निरस्त करवाने के लिए लगातार अधिकारियों पर दबाव बना रहा है। हालांकि नंदकिशोर गुर्जर ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। वो महिला है, हमारी बहन है, अब वो इस तरह की बात कर रही है तो वही समझे, मुझे तो कोई जानकारी है नहीं इस बात की। रंजीता धामा पहले बीजेपी में थी और मौजूदा वक्त में लोनी नगर पालिका की अध्यक्ष भी हैं। इस सीट पर पहले चरण में 10 फरवरी को मतदान होगा। सौभाग्य की बात है कि रंजीता धामा के पति मनोज धामा नंदकिशोर गुर्जर के पुराने सहयोगी रहे। खबर है कि दोनों के बीच किसी बात पर राजनीतिक रंजिश इस कदर बढ़ गई कि मनोज धामा की पत्नी रंजीता धामा को जब बीजेपी से नहीं टिकट मिला तो वो नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में उतरी। कानपुर और कन्नौज के कारोबारी पीयूष जैन पर कार्रवाई के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लखनऊ के एक बड़े कारोबारी पर शिकंजा कसा है। विभाग की टीम पिछले 3 दिनों से लखनऊ के रकाबगंज में सुपारी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल के ठिकानों पर छापेमारी कर रही है, जिसमें अब तक 3 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद होने की खबर है। यही नहीं, जांच में टैक्स चोरी से जुड़े कई दस्तावेज की भी संभावना जताई जा रही है। जांच टीम को नरेंद्र अग्रवाल के हवाला कारोबार से जुड़े होने का भी शक है। बताया गया कि विभाग ने 21 जनवरी को गोंडा में हुई छापेमारी के दौरान 65 लाख रुपए कैश बरामद किया था और वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, जिनसे पूछताछ में सुपारी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल का नाम सामने आया था। सौभाग्य की एक बात है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को गोंडा में पकड़े गए लोगों से इस बात का पता चला था कि बरामद की गई रकम लखनऊ से भेजी गई थी। वहीं सुपारी कारोबारी नरेंद्र अग्रवाल जांच टीम को यह नहीं बता पाए कि उन्होंने इतनी बड़ी रकम कहां से जुटाई थी। 26 जनवरी से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के अयोध्या में एक बड़ा हादसा टल गया। रेलवे के एक ओवरब्रिज पर रेल की पटरियों पर लगे 6 नट अचानक गायब मिले, जिसकी खबर मिलते ही हड़कंप मच गया। जहां यह घटना हुई वो जगह धार्मिक पर्यटन नगरी अयोध्या के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन से महज 2 किलोमीटर दूर है। इसलिए बिना वक्त गंवाए रेलवे और पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच गए और जांच में जुट गए। कुछ रेलगाड़ियां तो पटरी से गुजरी भी, लेकिन गनीमत यह रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। रेलवे के स्टाफ का मानना है कि अगर एक भी नट और खुला होता तो पटरियां ट्रेन का वजन नहीं झेल पाती। इससे ज्यादा अगर खोल देते तो हादसा भी हो सकता था। ओवरब्रिज के नीचे और उसके आसपास दूर दूर तक छानबीन करने के बाद भी वो पेच बरामद नहीं हुए जो ओवरब्रिज से गायब हुए थे। इसीलिए माना जा रहा है कि किसी ने जानबूझकर नट निकाले। सौभाग्य की बात है कि 2005 में अयोध्या में आतंकी हमला हुआ था। उस हमले के बाद से ही वहां का सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया था। जिस रेलवे लाइन से नट गायब मिले वहां भी हर वक्त रेलवे का स्टाफ सुरक्षा में तैनात रहता है। इसीलिए नट गायब होने की घटना को 26 जनवरी से पहले जानबूझकर गड़बड़ी फैलाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है।
बड़ी खबर आई पंजाब के पटियाला से, जहां के शक्तिपीठ श्री काली माता मंदिर में एक युवक नियम तोड़कर देवी की मूर्ति के आगे चला गया और उसने बेअदबी करने की कोशिश की। हालांकि बताया जा रहा है कि पुजारी और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने युवक को रोक भी लिया और फौरन उसे काबू भी कर लिया। पुलिस ने इस युवक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। चुनाव के बीच इस घटना को पंजाब का माहौल बिगाड़ने की कोशिश माना जा रहा है, इसलिए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ट्वीट किया और लोगों से भाईचारा बनाए रखने की अपील की। वहीं कैप्टन अमरिंदर ने भी सरकार से अपील की है कि दोषी पर सख्त कार्रवाई की जाए ताकि राज्य का माहौल न बिगड़े। टप के गला टप के अंदर जाके किया उत्ते जी रोक लाई थी, रोक तो नहीं जाना चाहिए थी अगे, उस मुताबिक असीं ओहदी बनदी कार्रवाई करांगे जो कार्रवाई। इस मामले में बीजेपी ने भी सरकार से अपील की है कि वो दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। भारतीय जनता पार्टी की सख्त शब्दों च निंदा कर दी है और सरकार तो मांग कर दी है कि दोषी को किसी भी हालत में बख्शिया नहीं जाना चाहिए और सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि घटना पंजाब का सौहार्द बिगाड़ने की साजिश के तौर पर देखी जा रही है। पटियाला के कुछ संगठनों ने शहर में बंद का ऐलान भी कर दिया। हालांकि वहां के अधिकारी नाराज संगठनों से बात कर उन्हें समझाने की कोशिश में लगे। यूपी में समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने झटका दिया। उत्तर प्रदेश के जलालपुर से विधायक सुभाष राय समाजवादी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। वो इससे पहले भी भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्य रह चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बाल पुरस्कार विजेताओं को डिजिटल प्रमाण पत्र बांटे। इस दौरान उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की मिसाल भी दी। नेताजी से हमें सबसे बड़ी प्रेरणा मिलती है कर्तव्य की, नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम की। आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने पंजाब के राज्यपाल से चंडीगढ़ में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी पर लगे अवैध खनन के आरोपों पर जांच की मांग की। मुंबई में 115 किलो की ड्रग्स की एक बड़ी खेप के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। रूस के टेनिस खिलाड़ी डैनियल मेदवेदेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली, जबकि रोमानिया की सिमोना हालेप चौथे दौर में हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पंजाब में एनडीए में सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला हो गया। सीट बंटवारे पर बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच लंबी बातचीत हुई, जिसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। पंजाब जैसे महत्वपूर्ण प्रांत जो सीमावर्ती प्रदेश होने के नाते डबल इंजन की सरकार की आवश्यकता पंजाब को है और डबल इंजन की सरकार को हमको वहां पर लाना है। पंजाब में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर जो सहमति बनी, उसके हिसाब से पंजाब की 117 सीटों में 65 पर और बीजेपी और 35 पर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी पंजाब लोक कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी संयुक्त अकाली दल 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सौभाग्य की बात यह कि पंजाब में बीजेपी इस बार अकाली दल नहीं बल्कि अमरिंदर सिंह की पार्टी के साथ चुनाव लड़ रही है। पिछले कुछ दिनों से सीट बंटवारे पर दोनों पार्टियों के बीच चर्चा चल रही थी, लेकिन कुछ सीटों पर पेच फंसने की खबर थी। लेकिन ये मामला सुलझा लिया गया और सीटों के बंटवारे का औपचारिक ऐलान हो गया। WHO ने यूरोप में जल्द ही कोरोना महामारी के खत्म हो जाने की उम्मीद जताई है और पहली बार यह संकेत दिया है कि यूरोप में कोरोना वायरस का अंत आ सकता है। लेकिन उससे पहले मौजूदा वक्त में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट के दौर का गुजर जाना जरूरी है। उम्मीद है कि कोरोना का यह वेरिएंट आने वाले 2 महीनों में यानी मार्च तक यूरोप की करीब 60% आबादी को अपनी चपेट में ले लेगा, जो कि महामारी को उसके खात्मे की तरफ ले जा सकता है, जिसके बाद कोरोना भी किसी मौसमी फ्लू जैसा रह जाएगा। सौभाग्य की बात यह कि WHO ने कोरोना के खात्मे की उम्मीद जताने के साथ ही वायरस के म्यूटेट होने की क्षमता को देखते हुए लगातार सावधानी बरतने की सलाह भी दी। यूरोपीय देश बेल्जियम में कोरोना के सख्त नियमों के खिलाफ लोगों ने जमकर बवाल किया। बेल्जियम में महामारी के बढ़ते खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने हाल ही में कई तरह की पाबंदियां लागू कर दी, जिस पर राजधानी ब्रसल्स के कुछ लोग इतने भड़क गए कि उन्होंने शहर भर में जमकर तोड़फोड़ की। पहले तो गुस्साए लोगों ने यूरोपीय संघ के दफ्तर को निशाना बनाया। उन्होंने दफ्तर की इमारत पर ताबड़तोड़ पत्थर फेंककर उसके शीशे चकनाचूर कर दिए। हालांकि अंदर पुलिस मौजूद थी, लेकिन लोगों को जरा भी डर नहीं लगा और उन्होंने अपना हमला जारी रखा। जवाब में पुलिस ने आंसू गैस के कई गोले भी दागे, जिनका उत्पात मचा रहे लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद तो लोगों ने पुलिस पर हमले और तेज कर दिए।
इस बीच पुलिस की एक गाड़ी उनके सामने आ गई, जिस पर प्रदर्शनकारियों ने जी भरकर अपना गुस्सा उतारा। उनके हमलों से बचने के लिए कुछ पुलिस वाले मेट्रो स्टेशन के अंदर भाग गए, लेकिन गुस्साई भीड़ ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके हाथ जो कुछ आया उन्होंने उसे हथियार बनाकर पुलिस वालों पर फेंक दिया। कुछ इलाकों में पानी की बौछार से भी प्रदर्शनकारी नहीं हटे और हंगामा करते रहे। हालांकि कुछ जगहों पर प्रदर्शन शांत तरीके से भी किया गया। कहीं लोगों ने धरना देकर तो कहीं रैली निकालकर सरकार के फैसले का विरोध किया। सौभाग्य की बात है कि बेल्जियम में कोरोना पर सख्ती के खिलाफ हुए प्रदर्शन में जर्मनी और फ्रांस समेत यूरोप के कुछ देशों के लोगों ने भी हिस्सा लिया, जिन्हें बेल्जियम में जाने पर पाबंदियों की वजह से परेशानी उठानी पड़ रही है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां नबरंगपुर जिले के एक गांव में भालू के घुसने से इलाके में दहशत का माहौल बन गया, क्योंकि वो भालू जंगल से भटकते हुए रिहायशी इलाके में जा घुसा और एक पेड़ पर चढ़ गया। उसकी मौजूदगी से लोग इस कदर डर गए कि उन्होंने खेतों में जाना तक छोड़ दिया। उन्होंने उसे वहां से भगाने के लिए वन विभाग की टीम को बुलाया। कर्मचारियों ने सबसे पहले गांव वालों को वहां से दूर किया, ताकि पेड़ से नीचे उतरने के बाद वो भालू किसी पर हमला न कर दे। लेकिन वन विभाग के कर्मचारियों के कई हथकंडे अपनाने के बाद भी वो भालू पेड़ पर चढ़ा रहा। ऊंचे पेड़ पर टहनियों को पकड़े वो घंटों वहीं बैठा रहा। सौभाग्य की बात यह कि भालू खाने की तलाश में जंगल में भटकता हुआ रिहायशी इलाके में जा घुसा, जिससे लोगों में दहशत फैल गई। इन हालात में भालू को सही सलामत जंगल में भेजने की कोशिश में वन विभाग की टीम जुटी है। गणतंत्र दिवस की परेड में काशी विश्वनाथ की झलक दिखेगी। इस बार 26 जनवरी की परेड में शामिल होने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी में काशी विश्वनाथ के साथ ही वाराणसी की कला और संस्कृति के रंग भी नजर आएंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक ऑनलाइन चुनाव प्रचार अभियान शुरू किया, जिसके जरिए केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों से कुछ वीडियो बनाकर भेजने और सोशल मीडिया पर शेयर करने को कहा। इसमें केजरीवाल सरकार के काम के बारे में राय रखने की अपील की गई, ताकि इन वीडियो को दूसरे राज्यों के लोग भी देख सकें। जिनकी वीडियो सबसे ज्यादा वायरल होगी, बुलाऊंगा, उनसे मिलूंगा, उनके साथ डिनर करूंगा। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने सीएम उद्धव ठाकरे से राज्य में व्हाई आई किल्ड गांधी फिल्म को बैन करने की मांग की। इस फिल्म में एनसीपी सांसद और अभिनेता अमोल कोल्हे ने नाथूराम गोडसे का किरदार निभाया। यूपी के बाहुबली विधायक विजय मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्होंने फिर चुनाव लड़ने के लिए जमानत की मांग की थी। विजय मिश्र रेप समेत कई आपराधिक मामलों में अभी आगरा जेल में बंद हैं। वो पिछली बार भदोही की ज्ञानपुर सीट पर निषाद पार्टी से विधायक चुने गए थे। जिम्बाब्वे क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान ब्रेंडन टेलर ने अपने ऊपर लगे स्पॉट फिक्सिंग के आरोपों पर बयान जारी किया। उन्होंने दावा किया कि इसके लिए एक भारतीय बिजनेसमैन ने उन्हें ब्लैकमेल किया था। मध्य प्रदेश के रतलाम में प्रशासन ने बदमाशों के अवैध ठिकानों और काली कमाई के अड्डों को बुलडोजर चलवाकर जमींदोज कर दिया। कुछ रोज पहले शहर के एक इलाके में कुछ बदमाशों ने हफ्ता वसूली के लिए भरे बाजार एक दुकानदार पर गोलियां चला दी थी, जिसके बाद प्रशासन ने शहर के बदमाशों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया। इसी कड़ी में प्रशासन ने दीनदयाल नगर इलाके में मौजूद दीपू टांक नाम के एक बदमाश के मकान को ध्वस्त कर दिया। मकान गिराने के लिए वहां खुदाई करने वाली एक बड़ी मशीन बुलाई गई। इसके बाद उस मशीन की मदद से पहले मकान के निचले हिस्से को तोड़ा गया और फिर ऊपरी मंजिल को ढा दिया गया। 4 ऐसे घरों को, ऐसे भवनों को तोड़ा गया है, जिनका संबंध इस प्रकार के क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों से है। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान वहां लोगों की भीड़ जुट गई, जिसे देखते हुए वहां पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया, ताकि किसी भी तरह के हालात से वक्त रहते निपटा जा सके। सौभाग्य की बात है कि प्रशासन ने शहर के अलग अलग इलाकों में मौजूद बदमाश दीपू टांक के 4 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई कर उसके अवैध मकानों और ठिकानों को ढा दिया। इससे पहले प्रशासन ने हफ्ता वसूली के आरोपी अकबर घोसी नाम के एक दूसरे बदमाश के अवैध मकानों और जुए के अड्डों पर भी बुलडोजर चलवा दिया था, क्योंकि अकबर घोसी ने कुछ रोज पहले ही हफ्ता वसूलने के लिए दिन दहाड़े एक दुकानदार पर गोलियां चलवा दी थीं, जिसके बाद से प्रशासन ने बदमाशों को शहर से उखाड़ फेंकने के लिए कमर कस रखी। रात की ताक में है सवेरा, रात की ताक में है सवेरा, आगे नागिन है पीछे सफेरा। सौभाग्य की एक बात कही नजीर ने, अपनी गठरी संभाल है मुसाफिर, देख पीछे लगा है लुटेरा। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त होगा 100 बात की एक बात।